नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता 24। आज हम आपको उत्तराखंड के लोक साहित्य और लोक संस्कृति और समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अतुल शर्मा जी। उनसे जान लेते हैं। सर, उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो गए, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इतने दिन हो गए तो मुझे याद आ रही है अपनी उस जनगीत की पंक्ति जो हमने इस पूरा आंदोलन में लिखी थी और पूरे जन समुदाय ने उसको गाई थी। उसकी एक लाइन है, उससे सारी स्थितियाँ पता चल जाएंगी कि विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों। जो विकास का पानी है, जिस शिद्दत से पूरा आंदोलन लड़ा गया था, उस ताकत से लड़ा गया था, लोग शहीद हुए थे, उस ताकत से विकास होना चाहिए था, उस जन भावनाओं के तहत विकास होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहना गलत होगा। हुआ है, उस दिशा में चलने की स्थिति भी बनी है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी पानी से व्यक्ति की दूरी बाकी है। सामने नदी बहती है, आपके पास पानी नहीं होता है। औरतों की पीठ से बोझा अभी कम नहीं हुआ है। आज भी 10-10 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं और बोझा लेके आ रहे हैं। पलायन की स्थिति वैसी है, यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हर काम के लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। और जहाँ तक इस पूरी लोक संस्कृति का सवाल है, तो ये जो उत्तराखंड का जो मध्य हिमालय का भाग है, ये बहुत समृद्ध है लोक संस्कृति। लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए गांव में जाके और जहाँ पर संस्कृति पल्लवित होती है या बढ़ती है, वहाँ जाके जो काम हो रहा है, मुझे लगता है कि वो चीज़ों को संरक्षित कर रहा है। लेकिन जिस गति से, जिस तेज़ी से होना चाहिए, उस तेज़ी से भी नहीं है। सर, यहाँ की जो सरकारें रही हैं अब तक, तो बड़ी असंतुलित रही है। तो ये मतलब इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन सरकारें बनने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ऐसा तो हो नहीं पाया। और सत्ता कई बार इसलिए भी आती है कि उनको शासन करना है या बयान करना है, और उनका एक लक्ष्य जरूर होता है कि समस्याओं का निराकरण करने के लिए वो नीतियां बनाएं। उसकी अस्थिरता का कारण कई हो सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा। मुझे कहना सिर्फ इतना है कि जो जनता है, लोकतंत्र में लोक और तंत्र दोनों होते हैं। जो लोक है, उसमें जाने वालों की पंक्ति कुछ कम हो गई है। जब तक लोकतंत्र में लोक मजबूत नहीं होगा, लोक ऐसा नहीं हुआ कि वो सवाल कर सके, जो आप सवाल कर रहे हैं वो लोग कर सके, तब तक मेरे ख्याल से जो सत्ताएं हैं उनकी नींद नहीं टूटती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो यहाँ की पब्लिक है, पब्लिक अवेयर नहीं है? पब्लिक अवेयर है, लेकिन जिस तरह से उसको अवेयर करने के लिए लोगों को पहुंचना चाहिए गांव-गांव तक, जिन संस्कृति कर्मियों को पहुंचना चाहिए उस गांव तक, या कुछ लोगों को वहीं रह के काम करना चाहिए, वह बहुत कम हो गया है। मुझे लगता है कि केंद्र जो है वो राजधानी, अस्थायी राजधानी देहरादून बन गया है। सब लोग यहीं पर ही आ रहे हैं। गांव की तरफ जाने वाले की तो पंक्ति में नज़र नहीं आ रही है। तो जब तक पूरा जन समुदाय सामने आया था, तो उत्तराखंड बना ना, एक जन दबाव बना था। तो अपनी समस्याओं के लिए सत्ताओं का होना बहुत ज़रूरी है, और वो काम करें ये भी ज़रूरी है। लेकिन ये जनता कहे कि काम करना ज़रूरी है, इसके लिए पूरा जन समुदाय इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। और ये जन समुदाय जिस दिन इकट्ठा होगा, उस दिन बहुत सारी समस्याओं का हल आना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मैं पिछले दिनों बूढ़ा केदार गया था। वहाँ पर एक खाले से जो पानी आ रहा था, उससे बिहारी लाल जी ने बिजली जनरेट कर दी, और आसपास के गांव में वो चलती है। बिहारी लाल जब नहीं रहे,
लेकिन वो प्रयास चल रहा है। ऐसे गांव-गांव में छोटे-छोटे काम हो सकते हैं जिसको लेकर हमें देहरादून नहीं आना पड़े। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बन सकती हैं इस तरह की। जड़ी बूटियाँ हमारे पास इतनी ज़बरदस्त हैं, हमारे पास सांस्कृतिक विरासत इतनी ज़बरदस्त है, हमारे यहाँ के जो मंदिर हैं या और चीज़ें हैं वो इतनी सशक्त हैं। तो वहाँ यहाँ से जाने वालों की संख्या अगर रुक जाती है या वहीं काम करने वालों में तेज़ी आ जाती है तो एक हल की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन ये सारा काम निसंदेह सरकारों का है, क्योंकि सरकार चुन के आई हैं। लोकतंत्र में सरकार स्थिर होने के लिए आती हैं और यहाँ पर जितनी सरकारें बदली हैं उसके हिसाब से स्थितियाँ नहीं बदली। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक राज्य हमारा युवावस्था में है, जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं ये पूरी हो पा रही हैं? बुनियादी आवश्यकताएं तो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमने जो गीत लिखा था उसमें 5 प थे। तब लिहाज जी वो 5 प जो है वही मुझे लगता है कि आज भी वो सवाल जीवित है। वो 5 प थे: पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान। ये जो 5 प थे, इसको लेके आप एक एक करके अगर देखना शुरू करें। पानी पर देखिए क्या नीति बनी है, पलायन पर देखिए क्या कोई ऐसी नीति बनी है कि जिससे रोका जा सके, पर्यटन की जो नीतियां हैं वो आप सब जानते हैं। ये पहचान वाली जो सवाल था ये उत्तराखंड राज्य बनने से हुआ कि हमारी एक पहचान हुई कि एक उत्तराखंडी पहचान हुई। लेकिन बाकी सबकी जो जिस तेज़ी से नीतियाँ बननी चाहिए थी, जिस तरह से उसके हल तक पहुंचना चाहिए था, तो वो सवाल जो है हल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हम कह सकते कि अब कुछ नहीं हुआ है। इतने सालों में हुआ है, लेकिन जिस तेज़ी से होना चाहिए था वो सवाल तो बाकी रह गए अभी। वो शायद आने वाले समय में पूरे हों, लेकिन वह तभी हो सकेगा जब तक जो हमारा लोकतंत्र में लोक है वो निकल के बाहर आएगा और वो सकारात्मक रूप से कुछ चीज़ों को सुधारने के लिए काम करेगा। कि यहाँ के तो पानी ही काफ़ी है जो आपको बाहर ले जाता है कहाँ से कहाँ तक। पानी और जवानी बहती है, लेकिन उस जवानी की तो मजबूरी है कि बह रही है। अगर वो नहीं जाएगा तो उसका विकास कैसे होगा आगे। तो पलायन तो एक बहुत ही ऐसा विषय हो गया है जो अगर वहीं पर काम मिले तो रुक जाए, नहीं तो वो विकास करने के लिए जाएगा ही जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं जो उत्तरों की तलाश में हैं, और उत्तरों की तलाश सरकार भी करे और लोग भी करें। और लोगों में सबसे ज़्यादा जो मुझे आस्था है वो सांस्कृतिक मोर्चों पर है। सांस्कृतिक मोर्चे जब काम करते हैं तो उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। उत्तराखंड आंदोलन में जो सांस्कृतिक मोर्चा सबसे आगे हुआ करता था और राजनीतिक सबसे पीछे हुआ करते थे, उससे पूरी की पूरी जो एक फोर्स है वो आई थी। और मुझे लगता है कि वो अब फिर से एक बार ज़रूरत लगती है कि फिर से एक बार ऐसा कुछ हो जिससे सवालों के उत्तर मिल सकें। वरना जो शहीदों का सपनों का उत्तराखंड है वो बन सके, इसके लिए कोशिश सरकार भी करे और जनता भी करे। अभी बहुत काम बाकी है। सर, गवर्नमेंट के कई ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं। 4 धाम परियोजना मुख्यतः इसमें शामिल है, और लेकिन पहाड़ों में लोगों के पास जमीन नहीं रह गई है। जमीन नहीं रह गई तो लोगों की मजबूरी हो गई पलायन करना। बिल्कुल, पलायन करना मजबूरी है। और जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट बने या जो भी कुछ बने वो पहाड़ की को देखते हुए बने। अगर साथ साथ इसके पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। वो जो सारी चीज़ें हैं, अगर वो हम पहले लखनऊ में बैठ के बनाते थे और अगर हम आज देहरादून में बैठ के बना रहे हैं तो शायद उससे कुछ स्थितियाँ सामने नहीं आ पाएंगी। लेकिन कुछ लोग हैं ज़रूर आज भी। मैं तो कहता हूँ आज सत्ता में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़मीन से जुड़ के, जिसे डाउन टू अर्थ कहते हैं, उसको लेके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बहुत सही बात कही है कि ज़मीन ही नहीं है तो पलायन की समस्या तो हो ही जाएगी। विकास ऐसा हो जिससे
पर्यावरण और विकास दोनों संतुलन में हों। पेड़ काट के विकास नहीं होगा, सिर्फ सड़कें बनाने से विकास नहीं होगा। विकास होगा गांव के उस आखिरी व्यक्ति से, उन सारी जो उसके पास प्रश्न है उसके उत्तर मिल जाने से। तब शायद मेरा ख्याल से मुझे लगता है कि कुछ हो पाएगा। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि लोगों को फिर से उठना पड़ेगा अपने सवाल, अपने जवाबों के साथ, और इन सरकारों को फिर से एक बार बताना पड़ेगा कि सवाल ये हैं और उत्तर इसके ये हैं, और सरकार जो कर रही है उसको और तेज़ी से करे। ऐसा तभी हो पाएगा जब तक कोई जन दबाव बनेगा। आज जन दबाव मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और उसके कारण ही बहुत सारे सवाल जो हैं वो मेरे और आप तक रह जाते हैं। उस गांव के जिसके वो सवाल हैं उस तक तो पहुंच ही नहीं पाते। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि वो कहते हैं ये हमारे सवाल हैं भी, तो उसका उत्तर कहाँ है? उत्तर गांव में ही है। अगर सवाल जंगल से आ रहे हैं तो उसका जवाब भी जंगल के पास है, तो हमें जंगल तक जाना पड़ेगा ना, हमें गांव तक जाना पड़ेगा। नदी का सवाल है तो नदी के आसपास ही तो उसका उत्तर भी होगा, तो वहाँ जाना होगा। और बहुत ड्राइंग रूम में बैठकर और एयर कंडीशन में बैठकर आखिरी आदमी की बात करना बड़ा आसान है। ज़मीन से जुड़ के लगातार अगर काम किया जाएगा तो उत्तराखंड आंदोलन की जो अवधारणा थी मेरे ख्याल से वो पूर्ण हो पाएगी। और मुझे लगता है, मुझे आस्था है, मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड के लोग भी, उत्तराखंड की जो सरकारें भी हैं, वो इस ओर पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से और पूरे कमिटमेंट के साथ आगे आएंगी और अपनी नीति और नीयत दोनों साफ रखेंगी। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होगा। बहुत धीरे धीरे काम हुआ है और तेज़ी पे होना चाहिए, तो दिखना भी चाहिए, ये रिज़ल्ट दिखना चाहिए कि ये रिज़ल्ट है। वो अभी उतनी तेज़ी से दिख नहीं रहा है, वो शायद दिखे आने वाले समय में। सर, आप साहित्यकार हैं, आपने तमाम ऐसी समसामयिक विषयों पर पुस्तकें भी लिखी, उत्तराखंड के तमाम ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर आपने पुस्तकें लिखी, लेकिन आज का जो दौर है पुस्तकें पढ़ने का प्रचलन कम होता जा रहा है। किताबें तो कभी समाप्त होगी नहीं, और दो तरह की किताबें होती हैं। एक तो अलिखित किताब होती है, अलिखित किताब पढ़ने के बाद ही हम एक लिखित किताब के रूप में जाते हैं और वो जल्द बंद होती है, और जब वो किताब तैयार हो जाती है तो वो पढ़ी तो जाती है। पढ़ने वालों की संख्या, अच्छा साहित्य पढ़ने वालों की संख्या हमेशा कम रही है, और आज भी बहुत सारे मीडियम ऐसे आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गए हैं, मोबाइल आ गया है और ऐप्स आ गए हैं, जिसकी वजह से लोग सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है किताबों की जो प्रासंगिकता है वो कभी ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि आपने कभी प्रेमचंद का साहित्य पढ़ा हो तो प्रेमचंद का जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो आपके मन में एक कल्पनाशीलता बनती है। जब ईदगाह में हामिद की बात आती है, वो चिमटा लाता है अपनी दादी के लिए, तो एक हमारे सामने एक विजुअल बनता है, वो हमारा अपना विजुअल होता है, हमारी कल्पनाशीलता बढ़ती है। तो किताबें पढ़ने से कल्पनाशीलता बढ़ती है और विजुअल देखने से कल्पनाशीलता उस विजुअल की हो जाती है, उस डायरेक्टर की हो जाती है, या वो जो बोल रहा है उसकी हो जाती है। तो कल्पनाशीलता बढ़ाने के लिए आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। किताबों का अस्तित्व समाप्त कभी होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये सारी चीज़ें जो आई हैं, नया समाज जो आया है, नई विकास जो आया है, उसका मैं समर्थक हूँ, लेकिन उसमें और किताबों के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। दोनों एक दूसरे पर हावी नहीं होना चाहिए, वरना किसी का भी लाभ नहीं होने वाला है। मैं इसके लिए एक छोटी सी बात कहा करता हूँ टेक्नोलॉजी के लिए कि सबसे पहले जब पेन आया हमारे पास तो उसमें इंक डाली गई, इंक जो है निब तक पहुंची, तो ये भी तकनीक थी, हमने उसे स्वीकार किया। तो हमें इस तकनीक को भी स्वीकार करना चाहिए। अगर इस तकनीक को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम आपसे बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके सामने अगर हम किताब रख देते हैं, ये सब चीज़ें किताबों से ही बनी हैं,
दो चीज़ों से बनी है, ज़रूरतों से बनी है, दिमाग से बनी है और किताबों से बनी है। और ये सब इसलिए किताबों का जो प्राथमिकता है वो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। मेरी 40 किताबें आ चुकी हैं, 2 किताबें मेरी अभी और आने वाली है। सन 60 का देहरादून कैसा था, मैं आत्मकथा उसमें लिख रहा हूँ। वो इतनी ज़्यादा पढ़ी गई है, यानी मेरे पास उसका पहला एडिशन ही नहीं है, उसका दूसरा एडिशन आ रहा है। हाँ, लिखने वालों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि विमोचन से ज़्यादा उसका वाचन करें। गांव में जाके वाचन करते हैं हम लोग किताबों का, जैसे आप के साथ बैठे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो हम किताब भी पढ़ सकते हैं। तो किताबों की प्रासंगिकता कभी ख़त्म नहीं हुई। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जैसे रामचरितमानस की और महाभारत की प्रासंगिकता कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए शायद इस तरह दुनिया भर के साहित्य की प्रासंगिकता खत्म नहीं होगी। पढ़ने वालों की संख्या, अच्छे साहित्य पढ़ने वालों की संख्या हमेशा कम रही है, लेकिन उसका एक कारण एक नया दौर भी रहा है, जिसकी वजह से सुविधाएं भी हुई हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो एक कल्पनाशीलता है वो भी कम हुई है। सर, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर करी। सर, अब मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि उत्तराखंड में जो सियासत है आज के दौर में, वो एक लेग पुलिंग टाइप हो गई है, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अब ये कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति मेरा विषय है नहीं। दरअसल समाज को इससे नुकसान पहुंच रहा है। समाज को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो नहीं होना चाहिए। राजनीति हमारा विषय है नहीं, हमारा विषय साहित्य और समाज है, और साहित्य और समाज से ही राजनीति बनती है। और राजनीति अगर कोई इस तरह का काम करे तो उसे नहीं करना चाहिए, और वो कहीं अच्छा काम कर रही है तो हमें उसका समर्थन भी करना चाहिए। कई बार हम ऐसा करते हैं कि राजनीति को पूरी तरह नकार देते हैं। नहीं, राजनीति के कारण हमें स्थिरता भी मिलती है, सरकारों से ही हमें स्थिरता मिलती है, वरना अनारकी हो जाए। तो जो वो अच्छे काम कर रहे हैं उसको अच्छा भी कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। वैसे मैं भाई आपसे बताऊं कि मेरा ये क्योंकि विषय नहीं है, इसमें मैं जानना चाहता नहीं हूं। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि उससे लेग पुलिंग या और जो विषय हैं उनसे अगर कहीं कोई नुकसान पहुंच रहा है तो नहीं पहुंचना चाहिए। सर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ साहित्यकार डॉक्टर अतुल शर्मा जी, जिनको आपने सुना। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।